हेलो एवरीवन, वेलकम टू मी हिंदी बच्चे। दिस इज साक्षी अग्रवाल। सो आज इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟਸ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੇਚਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਾਜ਼ ਦੀ ਸਟੱਡੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਯੂਨਿਟਸ। ਹੁਣ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੈ? ਯੂਨਿਟ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਅਸੈਪਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ठीक है, हुण सपोज करो तुसी किसी चीज़ की लेंथ फाइंड करनी है, जिवें तुसी इत्थों तो लैके इत्थे तक लेंथ फाइंड करनी है, किवें करोगे? उहदे लई तुहाडे कोल एक यूनिट भी तो होना चाहिए। ओके, सो जिवें लेंथ है, लेंथ फाइंड करनी उहदा यूनिट की हुंदा है मीटर, ये ऐसा यूनिट है। उस तो बाद मास फाइंड करना उहदा हुंदा है केजी, टाइम दा सैकेंड, इलैक्ट्रिक करंट दा एम्पीयर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स दे विच पुछया जांदा है। थर्मोडायनामिक टेंपरेचर दा मतलब टेंपरेचर दा हो गया कैल्विन, थर्मोडायनामिक टेंपरेचर का। ओके, तो ये बारे भी पेपर च आंदा है। दैन ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला इंपॉर्टेंट है। अमाउंट ऑफ सबसटेंस मोल च करते हैं। उस तो बाद प्लेन एंगल रेडियन, सॉलिड एंगल स्टीरेडियन, तुसी ये याद रखने हैं। उस तो बाद नैक्सट में आप गल करते हैं कि कुछ अपने को ड्राइव्ड यूनिट्स भी ने। ये तो हो गए, ये वाले यूनिट्स तो हो गए कि जेडे यूनिट्स बेसिक ने, तो इन्हों तो ही आप किसी होर क्वांटिटी के यूनिट को ड्राइव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एरिया की गल करिए, एरिया की होंगे लेंथ इंटू ब्रैथ, मतलब दो लेंथ्स आ गई, ये भी मीटर च होंगी है, ये भी मीटर च होंगी है। सो एम नू एम नाल मल्टीप्लाई करोगे, एम स्क्वायर हो गया ना। सो मतलब एरिया का जो यूनिट लिखोगे किते भी तुसी की लिखोगे एम स्क्वायर। और तो बाद वेलोसिटी की होंगी है अपने को डिसप्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, जिमें अपने को स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होंगे है ना, उमें वेलोसिटी डिसप्लेसमेंट अपॉन टाइम होंगी है। सो डिसप्लेसमेंट की है कि कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस नूं आपां मीटर्स च लैने, टाइम नूं आपां सैकेंड्स च लैने, क्योंकि इनवर्स च है। सो आपां ms-1 लिखते हैं। दैन एक्सेलरेशन की होंगी है m इंटू ए, दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, हुण देखो मास की होंगे kg दे विच, एक्सेलरेशन की होंगे मीटर पर सैकेंड स्क्वायर। सो इसलिए ये आ गया। और तो बाद कुछ यूनिट्स ऐसे ने जिहदी कि तुसी वैल्यू याद करनी है, जिमें कि लाइट ईयर एक किन्ने दे इक्वल होंदा 9.46 इंटू 10⁻15, 1 पार्सेक 3.26 लाइट ईयर दे इक्वल है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट, एक दे इक्वल है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर्स। दैन 1 मैट्रिक टन 10⁻3 kg, 1 क्वांटल 10⁻2 kg। दैन नैक्सट हम आप पढ़ते हैं स्केलर ते वैक्टर क्वांटिटीज़ के बारे। हुण स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होंदी है जिहदे विच सिर्फ और सिर्फ मैगनीट्यूड हुंदा, उहदी कोई स्पैसीफिक डायरैक्शन नहीं हुंदी। जिवें कि सपोज करो अगर तुहानूं दिता है कि कोई पर्सन है, वो इत्थों चलिया, ठीक है, पहला इत्थे गया, फिर दैन इधर नूं मूव कर गया, दैन इत्थे गया, दैन इत्थे गया। सो जो तुसी उहदा डिस्टेंस फाइंड करोगे तो जिन्ना भी वो चलिया, सपोज इत्थे 10 मीटरस चलिया, इत्थे भी वो 10 मीटरस चलिया, इत्थे भी 10 मीटर, इत्थे भी 10 मीटर। सो जो तुसी डिस्टेंस कढोगे तुसी सीधा कहोगे कि 40 मीटर चलिया हो। ठीक है, ये तुसी डायरैक्शन नहीं देख रहे, सिर्फ वह मैगनीट्यूड देख रहे हो। ठीक है, सो ये होगी स्केलर क्वांटिटी। यदि होर एग्जाम्पल्स ने मास, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क, टाइम, पावर, एनर्जी, तो तुसी इत्थे डिस्टेंस भी लिख सकते हो। और तो बाद नैक्सट हम आप गल करते हैं वैक्टर क्वांटिटी की। वैक्टर क्वांटिटी किहड़ी हुंदी है? जिहदे विच मैगनीट्यूड भी होवे ते उहदी डायरैक्शन भी होवे। स्केलर दे विच डायरैक्शन नहीं हुंदी हैगी। ठीक है, सो डिसप्लेसमेंट अगर एग्जाम्पल लईए, सपोज करो कोई पर्सन है, वो एक्स पॉइंट तो चलिया तो घूम के एक्स ते ही पहुँच गया। ठीक है, हुण इस केस दे विच जिहड़ी उहदी डिसप्लेसमेंट होगी ना, वो 0 आ जाती हुंदी है, बट उहदा डिस्टेंस की वैल्यू होगी। ठीक है, सो यानी कि डिसप्लेसमेंट दे विच आपां डायरैक्शन नूं भी देखते हैं। ओके, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, ये सब क्वांटिटीज़ वैक्टर क्वांटिटीज़ ने। और तो बाद नैक्सट आप देखते हैं काइनामैटिक। काइनामैटिक की होंगी है ब्रांच है मैकेनिक्स की, जी डील करती है कि जोड़े ऑब्जेक्ट्स हैं वो किस तरीके नाल मूव करते हैं। ये सब तो पहले आप पढ़ते हैं डिस्टेंस के बारे। डिस्टेंस की होंगे कि कोई बॉडी ने कितना पाथ कवर किया, उन्होंने आप बोलांगे कि कितना उन्हें डिस्टेंस ट्रैवल किया। सपोज करो तुम मलेरकोटले तो लुधियाना जा रहे हो, तो तुम डिस्टेंस की बोलोगे कि तुम कितना पाथ कवर किया एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दे विच, वो थोड़ा डिस्टेंस हो जाऊगा। जो डिस्टेंस होंदा हमेशा पॉजिटिव होंदा है, तो एक स्केलर क्वांटिटी है। मतलब ये आप डायरैक्शन नहीं देखते, जस्ट आप ये देखते हैं भी कितना आपने पाथ नूं ट्रैवल किया। तो यदा जो यूनिट है वो क्या होंदा मीटर। और तो बाद नैक्सट है डिसप्लेसमेंट। डिसप्लेसमेंट की होंदा कि फाइनल ते इनीशियल पोजीशन दे विच
कितना डिफरेंस है उन्होंने आप बोलांगे डिसप्लेसमेंट। ये पॉजिटिव होंगी है, नैगेटिव होंगी है, जीरो होंगी है। जो सर्कल वाली एग्जाम्पल दी तो मैं दसिया सी ना जीरो होंगी है। उस तो बाद की है एक वैक्टर क्वांटिटी है, तो ये भी जो यूनिट है मीटरस च होंगे हैं। ओके, एक गल याद रखियो कि अगर आप बॉडी का किसी का भी जिन्हें कि कुछ पाथ कवर किया है, अगर आप डिस्टेंस या डिसप्लेसमेंट कढ़ रहे हैं, ठीक है, तो जो डिस्टेंस और डिसप्लेसमेंट के इक्वल भी हो सकता है या फिर डिस्टेंस जोड़ा है वो ज़्यादा होगा डिसप्लेसमेंट तो। ओके, उस तो बाद नैक्सट है स्पीड। स्पीड की होंगे कि कोई बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया पर्टिकुलर टाइम दे विच, उन्होंने आप बोलते हैं कि वो स्पीड कितनी है, भी कितनी रफ्तार से वो जा रहे हैं। एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, ये हमेशा जी वेलोसिटी होगी वो इक्वल या ग्रेटर होगी। उस तो बाद नैक्सट जी एवरेज स्पीड होंगी वो कि होंगे कि कितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया टोटल टाइम दे विच, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होंगे वो अगर आपको दिता हो कि कोई बॉडी उन्हें फस्ट जोड़ा हाफ डिस्टेंस है वो स्पीड V1 नाल कवर किया, नैक्सट हाफ V2 नाल किया, तो एवरेज स्पीड की वैल्यू की होंगी 2V1V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2। ये बस तुसीं देखना है मेन, ठीक है, इनू सारा कुछ याद रखने की तुहानू जरूरत नहीं है। उस तो बाद वेलोसिटी। हुण वेलोसिटी जिहड़ी हुंदी है ना, जिहड़ी स्पीड सी इहदे विच तां आपां ने डिस्टेंस अपॉन टाइम लिता, वेलोसिटी दे विच आपां डिसप्लेसमेंट लैंदे आ ते डिवाइड करदे उहनू टाइम दे नाल, ठीक है। यानी कि इहदे विच डायरैक्शन इंपॉर्टेंट हुंदी है। जिहड़ी वेलोसिटी है, वेलोसिटी एक वैक्टर क्वांटिटी है, तो यह पॉजिटिव नैगेटिव दोनों हो सकती है। ओके, उस तो बाद हुण नैक्सट कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ च जा रही है तो एक साइकिल जो कंप्लीट कर लूगी तो जी एवरेज वेलोसिटी है वो जीरो आऊ। सो नैक्सट है यूनीफॉर्म वेलोसिटी। यूनीफॉर्म वेलोसिटी का मतलब की है, आप कहांगे कि कोई भी बॉडी यूनीफॉर्म वेलोसिटी च जा रही है कदों, अगर वो इक्वल डिसप्लेसमेंट कवर करोगी इक्वल टाइम पीरियड। सपोज करो कोई बॉडी है, ठीक है, वो हर 2 घंटे दे विच 100 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है, सो आप बोलांगे कि वो यूनीफॉर्म वेलोसिटी ते जा रही है। नॉन यूनीफॉर्म वेलोसिटी कद होगी, जिमें सपोज कोई ट्रैफिक जैम च फस गया, तो उत्थे है ना कि कुछ टाइम ते तो ज़्यादा स्पीड होगी, कुछ टाइम ते घट स्पीड होगी, कदे कदे खड़ना भी पै सकता है, सो नॉन यूनीफॉर्म वेलोसिटी होगी। एग्जाम्पल दे के समझा रही हैं ताकि तुहानू लॉन्ग टाइम याद रहे, ठीक है। कहने का मतलब कि है कि इहदे विच अनइक्वल डिसप्लेसमेंट होंदी है इक्वल टाइम पीरियड दे विच। उस तो बाद नैक्सट है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी दे विच की है कि अगर 2 बॉडी स्ट्रेट लाइन दे विच जा रही ने, ठीक है, तो आप देखांगे कि जी बॉडी ए है ओदी वेलोसिटी कितनी है विद रिस्पैक्ट टू बी। सपोज करो ये 2 एवं अपने को रेलवे ट्रैक्स हैं, तो ये ऊपर ट्रेन जा रही ने 2, ठीक है, इस डायरैक्शन। सो अगर आपने देखना है कि जी ट्रेन ए है वो वेलोसिटी बी के रिस्पैक्टिव कितनी है, या जी ट्रेन बी है वो वेलोसिटी ए के रिस्पैक्टिव की है, तो आप रिलेटिव वेलोसिटी देखांगे। मतलब आप इतने कंपेयर कर रहे हैं वेलोसिटी नू। ओके, हुण जदों 2 बॉडी सेम डायरैक्शन च जा रही होण तो आप रिलेटिव वेलोसिटी नू माइनस करते होंगे, ठीक है। अगर अपने को 2 बॉडीज है जी ओपोजिट डायरैक्शन च जा रही हो तो रिलेटिव वेलोसिटी नू आप प्लस करते होंगे, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट है एक्सेलरेशन। हुण एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि वेलोसिटी च कितना चेंज आ रहा है, ठीक है, सीधी जी गल है। अगर वेलोसिटी बॉडी की इनक्रीज हो रही है टाइम के नाल तो आप बोलांगे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है टाइम के नाल तो बोलांगे एक्सेलरेशन नैगेटिव है, ठीक है। तो नैगेटिव एक्सेलरेशन आप रिटार्डेशन भी बोलते हैं, पेपर च कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि की बोलते हैं। और तो बाद नैक्सट जी एक्सेलरेशन होंगी ऑब्जैक्ट की जीरो होंगी है अगर ऑब्जैक्ट रेस्ट ते है या फिर यूनीफॉर्म वेलोसिटी के नाल मूव कर रहा है। ये चीज़ नूं तुसीं याद रखना है। ओके, सो नैक्सट है सर्कुलर मोशन। कोई भी ऑब्जैक्ट अगर सर्कुलर पाथ च मूव कर रही है तो आप बोलांगे कि वो सर्कुलर मोशन च है। सपोज करो कि कोई परसन है, इन्हें हमें थ्रैड दे नाल कोई स्टोन बन्या होया है, ठीक है, तो उन्होंने गोल गोल घुमा रहा है, तो जो स्टोन का पाथ है वो की सर्कुलर मोशन है, ठीक है। उस तो बाद एक चीज़ याद रखियो कि जी एक्सेलरेशन होंगी है सर्कुलर मोशन दे विच वो सेंटर की और लग रही होंगी है, ठीक है, तो वही वैल्यू होंगी है v²/r। तो इनू आपां की बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो नैक्सट देखो, जो बॉडी सर्कुलर मोशन च मूव करती है ना तो उस टाइम ते 2 तरीके की फोर्सिस काम कर रही होंगे ने, सेंट्रीपिटल ते सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सपोज करो बॉडी है मूव कर रही है, ठीक है। हुण देखो वो फोर्स जिहड़ी कि सेंटर की तरफ लगूगी बॉडी ते, उन्होंने आपां की बोलांगे सेंट्रीपिटल फोर्स। अ बॉडी परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स विच इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, इनू बोलांगे सेंट्रीपिटल फोर्स। इन्हां विचों किहड़ी फोर्स हो सकती है, फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, दैन इलैक्ट्रिकल फोर्स, मैगनैटिक फोर्स, इन्हां विचों कोई भी सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर सकती है। हुण इहदे विच ना तुसीं इहदी एप्लीकेशनस याद रखनियां ने, वो की है
कि जदों भी अगर टर्न आंदा है, ठीक है, तो जिहड़ा साइकलिस्ट है वो अपनी बॉडी नू मूव करदा है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द टर्न। मतलब अगर तुसी सपोज टर्न तो मुड़ना है तो तुसी अपनी बॉडी नू इधर दी तरफ झुका लोगे, ठीक है। वो क्यों हुंदा है? सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह तो। ओके, उस तो बाद नैक्सट है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हुण जिहड़ी फोर्स बाहर दी ओर लग रही है, ये तो अंदर दी ओर लग रही सी, ठीक है। जिहड़ी फोर्स बाहर दी ओर लग रही है उन्होंने आपां की बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये जिहड़ी फोर्स हुंदी है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल ते अपोजिट हुंदी है। ओके, हुण इहदी जिहड़ी एप्लीकेशन है क्रीम सैपरेटर। जिहड़ी अगर तुसी दुध नू सेंट्रीफ्यूगल मशीन च पाओगे तो क्रीम है जिहड़ी वो अलग हो जाती है ना, उहदे पिछे रीजन की हुंदा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो हुण आपां स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तो। जिहड़ा न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो की कहंदा है कि हरेक बॉडी है जिहड़ी वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन रिटेन करूगी जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स उहदे उपर अप्लाई नहीं होंदी। ये लॉ नू लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं या फिर लॉ ऑफ गैलीलियो भी बोलते हैं, ठीक है। जिहड़ा ये लॉ है ये तो आपां नू इनर्शिया की डेफिनेशन बारे पता लगता है। हुण देखो सपोज करो कि कोई बॉक्स है तुसी एवें रखा होया है, उवें पिया रहूगा ना अपनी जगह ते, ठीक है, जब तक कि तुसी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे। एक्सटर्नल फोर्स की होगी कि तुसी उहनू चक के किते होर नहीं रखोगे, ठीक है। उस तो बाद सपोज करो कोई एवें स्लांटिंग अपने कोल फ्लोर है, कोई बॉल है, उहदे उपर वो मूव कर रही है, वो उदों तक मूव करी जाऊगी करी जाऊगी करी जाऊगी जब तक कि उहदे उपर जिहड़ा फोर्स जिहड़ा फ्लोर है वो फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगाऊगा तो फाइनली उन्होंने रोकूगा, ठीक है। सो कहने का मतलब की है कि बॉडी की क्षमता कि अगर वो मूव कर रही है मूव करती रहे, अगर वो रुकी हुई है तो रुकी रहे, वो चीज़ नूं आपां की बोलते हैं? इनर्शिया, जिहदे करके बॉडी अपनी स्टेट दे विच रहिंदी है, ठीक है, जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होंदी। हुण जिहड़ा इनर्शिया तीन तरीके का हुंदा है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरैक्शन। जिहड़ा इनर्शिया ऑफ रेस्ट है यदि अगर एग्जाम्पल लईए तो की हो सकती है? सपोज करो कोई कारपेट है तुहाडे कोल, वो कारपेट ते अगर तुसी एवें स्टिक दे नाल मारदे हो तो जिन्ने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं बाहर आ जाते हैं ना, इहदा कारण हुंदा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि वो जिहड़ा कारपेट उहदे विच जिहड़े डस्ट पार्टिकल्स है रेस्ट दे विच है। जो तुसी स्टिक नाल उहनू बीट करदे हो कारपेट नूं तां की हुंदा है कि वो मोशन च आ जांदा है, ठीक है। कारपेट मोशन च आ गया बट डस्ट पार्टिकल्स हजे भी रेस्ट ते हैं। पहला कारपेट ते डस्ट पार्टिकल दोनों रेस्ट ते सी, सो डस्ट पार्टिकल उहदे अंदर सी। हुण कारपेट मूव कर रहा है बट डस्ट पार्टिकल्स उत्थे ही हैं, सो जिहड़े डस्ट पार्टिकल्स हैं बाहर आ जाएंगे। उस तो बाद इनर्शिया ऑफ मोशन की अगर आप गल करिए, सपोज करो तुसी अपनी फैमिली नाल किते जा रहे हो, ठीक है, कार दे विच, ते सडनली की हो गया कि कार नूं एकदम ब्रेक लगाते। सो जो कार नूं एकदम ब्रेक लगाई, जिवें अगर तुसी इस तरीके नाल बैठे हो तो तुसी एवें अगे नूं झुकोगे। उहदा कारण की है कि जो कार मूव कर रही सी उस टाइम ते कार ते तुसी दोनों मोशन च सी, ठीक है। बट जो इकोदम ब्रेक लगाना पाया तो कार रुक गई, उस टाइम ते कार तो रेस्ट पोजीशन ते आ गई बट थोड़ी बॉडी जिहड़ी हैगी हजे भी मूव कर रही है, इसलिए तुसी अगे नूं बैंड होवोगे, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट अगर आप उस तो बाद है सैकेंड लॉ। हुण जिहड़ा न्यूटन का सैकेंड लॉ है वो की कहंदा है कि कोई भी बॉडी के उपर जिहड़ी फोर्स लग रही है वो किहदे कोल होगी, कि वो बॉडी का मास किन्ना ते उहदे उपर किन्नी एक्सलरेशन लग रही है उहदे प्रोडक्ट ते। सो इत्थों अपने कोल डेफिनेशन आई फोर्स की। ओके, तो जिहड़ा सैकेंड लॉ है न्यूटन का उहदे विच भी कहा जाता है कि इत्थों आपां नूं डेफिनेशन मिलती है फोर्स की। ओके, जिहड़ा ऐसा यूनिट हुंदा फोर्स दा हुंदा न्यूटन। इहदे विच तुसीं एक होर चीज़ याद रखियो हैगी मोमेंटम। जिहड़ा मोमेंटम हुंदा किहदे कोल हुंदा मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, तो एक वैक्टर क्वांटिटी है। ओके, हुण देखो मोमेंटम का की है कि अगर कोई बॉडी हैवी है, ठीक है, तो मतलब वह मास ज़्यादा है। सो अगर मास ज़्यादा है तो आपको पता है मोमेंटम किहदे कोल हुंदा मास इंटू वेलोसिटी दे। सो यानी कि वह मोमेंटम भी ज़्यादा होगा बॉडी का। अगर बॉडी लाइट है वह मास घट होगा, मोमेंटम भी वह घट होगा, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट देखो कंजरवेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के एग्जाम्पल वो की है। जिमें सपोज कोई बंदा है उन्हें बोट तो जंप की, बोट पिछे की तरफ खिसके आती है शोर तो, वह कारण की है कि जी बोट है वो कंजर्व कर रही है अपने मोमेंटम नूं, ठीक है। अगर रॉकेट नूं आपां फायर करिए तो जिहड़ा रॉकेट हुंदा वो भी कंजरवेशन ऑफ मोमेंटम के प्रिंसीपल ते बेस्ड है। बुलेट नूं गन चो अगर आपां फायर करते हैं तो जिहड़ी गन है वो रिकॉयल हुंदी है, वह कारण की हुंदा मोमेंटम, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट डेफिनेशन है इंपल्स की। सो इंपल्स का मतलब की हुंदा है कि कितनी फोर्स एक्ट कर रही है किसी बॉडी ते एक पर्टिकुलर शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के दौरान। सो इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम हुंदा है। ओके, हुण देखो इंपल्स नूं आपां की कह सकते हैं, इंपल्स नूं आपां एक तरीके नाल चेंज इन मोमेंटम भी बोल सकते हैं,
ठीक है। तो इहदा जिहड़ा SI यूनिट हुंदा न्यूटन सैकेंड हुंदा है। उस तो बाद देखो हुण अगर आपां इंपल्स की गल करिए तो कित्थे कित्थे यूज़ हुंदा है। जिवें क्रिकेटर है जिन्हें बॉल अगर उन्हें कैच करनी है तो अपने हत्थ नूं थोड़ा जिहा बैकवर्ड लै जाऊगा ना, क्यों करदा है? ड्यू टू इंपल्स। ठीक है। उस तो बाद नैक्सट है कि कोई परसन है अगर वह कंक्रीट फ्लोर ते एक ने जंप की, एक ने किसी स्पॉन्जी फ्लोर ते की, तो किदे ज़्यादा सट लगूगी? जिन्हें कंक्रीट ते की। ठीक है। ਇਹਦਾ रीजन है चेंज इन मोमेंटम या इंपल्स। दैन व्हीकल्स जिमें कार, बसेस, स्कूटर्स वगैरह उन्होंने उपर शॉकर्स लगे होंगे, ਇਹਦਾ भी कारण यही है। दैन जी ट्रेन की बोगीज होंगे उन्होंने बफर्स के नाल प्रोवाइड किया जाता है ताकि स्वीयर जर्क्स हैं जोड़े वो ना लगन। ठीक है। उस तो बाद नैक्सट है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हुण जिहड़ा न्यूटन का थर्ड लॉ है वो की कहता है भी हरेक एक्शन का इक्वल तो ऑपोजिट रिएक्शन होंदा है। ओके। हुण जिवें सपोज करो तुहाडे कोल एवें गन है, ठीक है, ये विचों तुसीं बुलेट फायर की, जो तुसीं बुलेट फायर करोगे तो बुलेट अगे दी ओर जाऊगी बट गन है जिहड़ी वो पिछे दी तरफ आऊगी। सो तुसीं देख रहे हो ना कि अगर एक फोर्स अगे दी तरफ बुलेट नूं धकेल रही है तो दूजी जिहड़ी फोर्स है वो गन नूं पिछे दी ओर लैके जा रही है। मतलब हरेक एक्शन का एक ऑपोजिट रिएक्शन होंदा है। ठीक है। हुण एवें स्विमर्स जिहड़े हुंदे ने तुसीं देखिया होगा वो पानी नूं अपने हैंड्स दे नाल बैकवर्ड मूव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो पानी नूं बैकवर्ड मूव करनगे तो पानी उन्हां नूं फॉरवर्ड मूव करूगा। ये भी काहदी वजह तो है? न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह तो। उस तो बाद नैक्सट है इक्विलिब्रियम। हुण सपोज करो कि कोई बॉडी है, वो बॉडी ते जिन्नियां भी फोर्सिस लग रही ने अगर आप उन्हां सब दा रिजल्टेंट लै लईए, अगर वो जीरो दे इक्वल आ रहा है तो आप बोल दांगे कि बॉडी है जिहड़ी वो इक्विलिब्रियम दे विच है। ठीक है। वो बॉडी रैसट च भी हो सकती है या फिर यूनीफॉर्म मोशन च भी हो सकती है। ओके। उस तो बाद नैक्सट अपने को है इक्विलिब्रियम दी टाइप। ये एक चीज़ होर देखते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम च कदों करने बॉडी नूं? जदों बॉडी जिहड़ी वो इक्विलिब्रियम च है तो वो रैसट दे पोजीशन ते है, उन्होंने बोलांगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अगर बॉडी यूनीफॉर्म वेलोसिटी दे नाल मूव कर रही है तो उदों इक्विलिब्रियम की पोजीशन च उन्होंने बोलांगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम। हुण जिहड़ी स्टैटिक इक्विलिब्रियम है वो दो अगे पार्ट, स्टेबल इक्विलिब्रियम ते अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर स्लाइड डिसप्लेसमेंट दे नाल इक्विलिब्रियम पोजीशन तो जिहड़ी बॉडी है वो रिटेन कर ले अपनी ओरिजिनल पोजीशन, उन्होंने बोलांगे कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम च है। तो अनस्टेबल क्या होगा कि वो रिटेन ना कर पावे अपनी पोजीशन। और तो बाद नैक्सट है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की होंदा है कि अगर स्लाइड डिसप्लेसमेंट ते इक्विलिब्रियम पोजीशन ते जिहड़ी बॉडी है उहदे कोल इन्नी क्षमता है कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन ते वापस आ जाए या फिर जिहड़ी डायरैक्शन चो मूव कर रही सी वो डायरैक्शन च मूव करती रहे, तो आप बोलांगे कि वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम च है। ठीक है। एक चीज़ ध्यान च रखियो कि जो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम च कोई बॉडी होंदी है तो वो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होंदा वो हमेशा सेम हाइट ते रहिंदा है। देखो ये ना फर्दर बहुत सारे कंसैप्ट्स हैं फिजिक्स के विच, बट अपने मेन चीज़ां याद रखनियां ने क्योंकि हुण मैं एक लैक्चर च तुहानूं सारा कुछ समझाना है तो मैं तुहानूं मेन डेफिनेशनस दस रही हैं, ज़्यादा डिटेल च नहीं जा रही हैगी। ओके। उस तो बाद नैक्सट है स्टेबल इक्विलिब्रियम च अगर किसी बॉडी ने होना है तो वो की कंडीशनस होनी चाहिए ने। देखो एक तो वह जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वह मिनीमम हाइट पर होना चाहिए। सैकेंड क्या है कि जी वर्टिकल लाइन जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो पास कर रही है वो पास करूगी बॉडी के बेस तो। जिमें सपोज करो आ कोई बॉक्स है, ठीक है, ये कोई बेस के उपर पे है तो जो अगर यदा सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ वाला है तो जी लाइन अगर मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो खिंचा तो बेस तो खिंचा तो वर्टिकल लाइन होनी चाहिए है। ठीक है। और तो बाद नैक्सट है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होंगे बॉडी का जिथे पूरा इंटायर मास है जो बॉडी का वो कंसनट्रेट होया होंगे। ओके। हुण देखो फ्रिक्शन की होंगी है। हुण सपोज करो कि कोई एवें रोलिंग कोई स्लांटिंग सरफेस है वो उपर बॉल एवें रुड़ती जा रही है तो तुसीं देखोगे कि वो हमेशा लिए नहीं रुड़ती रहेगी, एक पॉइंट तक कि रुक जूगी। और रुकी क्यों? क्योंकि वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो फ्लोर है वो लगा रहा है। ठीक है। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की होंगी है जो भी कोई बॉडी किसी सरफेस ते स्लाइड करने की कोशिश करती है तो उस टाइम ते जिहड़ी फोर्स ऑपोजिट डायरैक्शन च लगदी है बॉडी के मोशन दे उन्होंने आपां की बोलते हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सो हुण आपां देखते हैं कि फ्रिक्शन की किहड़ी टाइप्स ने। देखो जी फ्रिक्शन है वो जनरली 3 टाइप्स हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन ते स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ओके। मेन ये 3 टाइप्स हैं। उस तो बाद बाकी दी लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स हो जाती है तो काइनेटिक फ्रिक्शन भी हो जाती है, बट मेन आ तीनों रहिंदियां ने। हुण देखो सब तो पहला स्टैटिक फ्रिक्शन की है, द ऑपोजिट फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी टेंड्स टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी बट एक्चुअली मोशन हैज़ येट नॉट स्टार्टेड। कोई अगर एवें बॉडी पई है कोई सरफेस ते, ठीक है,
बट इहदा मोशन हजे स्टार्ट नहीं होया। जिहड़ी फोर्स लगूगी सरफेस दी बॉडी ते उहनूं आपां की बोलांगे स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब हजे बॉडी रेस्ट स्टेट ते है। उस तो बाद द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स विच कम इन टू प्ले वैन ए बॉडी जस्ट बिगिनस टू स्लाइड ओवर द सरफेस इज कॉल्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। हुण अगर ये बॉडी हजे स्टार्ट ही हुई है मूव करना तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जी वो उपर लग रही है उन्होंने आप बोलांगे लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, हुण नैक्सट है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन की है कि जो कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी के उपर रोल करे, जिमें कि बॉल जी रोल कर रही है सरफेस से, तो उदों कि फ्रिक्शन आती है प्ले दे विच रोलिंग फ्रिक्शन। उस तो बाद नैक्सट है वैन टू बॉडीज एक्चुअली स्लाइड ओवर ईच अदर स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम्स इन टू प्ले। अगर दो बॉडीज आपस दे विच स्लाइड कर रही ने एक दूजे ते तो किहड़ी फोर्स आती है उहदे फ्रिक्शन की स्लाइडिंग फ्रिक्शन। नैक्सट है जिहड़ी काइनैटिक फ्रिक्शन है वो कदों लगती है जो कोई बॉडी एक्चुअली मूव होने लग गई है सरफेस के उपर, तो जिहड़ी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगूगी वो किहड़ी लगूगी काइनैटिक फ्रिक्शन। उस तो बाद देखो फ्रिक्शन के की एडवांटेजिज हैं की डिसएडवांटेजिज हैं। आप वॉक क्यों कर पाने फ्रिक्शन की वजह तो, ठीक है। ट्रांसफर है जिहड़ा मोशन का एक पार्ट तो मशीन के दूसरे पार्ट अगर आप बेल्ट से राही देखिए तो पॉसीबल क्यों है फ्रिक्शन की वजह तो। ब्रेक्स जिहड़ियां ने वो वर्क करती हैं फ्रिक्शन के बेसिस के उपर, ठीक है। उस तो बाद जिवें मशीन के पार्ट्स हैं जिहड़े खराब हो जाते हैं उन्होंने वियर और टीयर हो जाता है, ठीक है, मतलब उन्होंने जिहड़ी लाइफ टाइम है वो रिड्यूस हो जाती है। सो ये नुकसान है फ्रिक्शन का। उस तो बाद हुण फ्रिक्शन आप किस तरीके नाल घटा सकते हैं, पॉलिश करके सरफेस नूं लुब्रिकेट नूं यूज़ करके, ओके। उस तो बाद नैक्सट है बॉल बियरिंग्स नूं यूज़ करके। उस तो बाद नैक्सट हुण आपां पढ़ते हैं नवा कंसैप्ट वो हैगा वर्क। देखो जो भी कोई बॉडी डिसप्लेस होवे क्योंकि वो उपर फोर्स लगाई गई है तो आप करने कि वर्क डन हो रहा है, ठीक है। हुण सपोज करो कोई बॉडी इत्थे पई सी उहदे उपर एवें कोई फोर्स अप्लाई की गई, एफ लिख लैने नूं, ठीक है। तो जिहड़ी बॉडी है वो इत्थे उहदी जिवें पोजीशन है, सो इत्थों तो बॉडी इत्थे आ गई नवी पोजीशन ते। सो हुण अगर उन्हें ये वाला डिस्टेंस एस कवर किया है, ठीक है, तो मैं की कहूँगी कि जिहड़ा वर्क डन होया है केस दे विच कितना होया एफ डॉट एस, ठीक है। ये मतलब होया कि फोर्स लगाने दे नाल बॉडी जिन्ना मूव कर रही है उन्होंने आप बोलने कि कितना वर्क डन हो रहा है, ठीक है। हुण जिहड़ा वर्क डन है उन्होंने आप किवें लिखते हैं एफ डॉट एस, डॉट नूं आप कॉस थीटा लिख सकते हैं, ओके। जिहड़ा थीटा वो की है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डायरैक्शन ऑफ डिसप्लेसमेंट, ओके। उस तो बाद हुण जिहड़ी वर्क हुंदा स्केलर क्वांटिटी है, मतलब ये आप डायरैक्शन ही देखते मैगनीट्यूड ही देखते हैं, तो जिहड़ा यूनिट हुंदा जूल। हुण देखो एक अपने कोल पॉजिटिव वर्क हुंदा, एक हुंदा नैगेटिव तो एक हुंदा जीरो वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन कदों बोलांगे अगर आप जिहड़ी डायरैक्शन च फोर्स लगा रहे हैं बॉडी उसे डायरैक्शन च मूव की तो आप बोलांगे कि पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है। जिमें कि इस केस दे विच इधर नूं अगर कोई एवें फोर्स लगा रहे हैं बॉक्स नूं तो बॉक्स अगे नूं इत्थे नूं आ गया, इत्थे चला गया, तो यानी कि जिहड़ी डायरैक्शन च फोर्स लग रही है डिसप्लेसमेंट भी वही डायरैक्शन च होई तो बोलांगे पॉजिटिव वर्क डन होया, ओके। उस तो बाद नैक्सट है नैगेटिव वर्क डन। नैगेटिव वर्क डन की होंदा है कि अगर सपोज फोर्स इधर नूं लग रही है बट बॉडी ऑपोजिट डायरैक्शन च मूव कर रही है तो उन्होंने की बोलांगे नैगेटिव वर्क डन। सो नैक्सट है जीरो वर्क डन। जीरो वर्क डन कदों होंदा है अगर जिहड़ी फोर्स लगन की डायरैक्शन है वो परपेंडिकुलर होवे कि जिधर नूं जिहड़ी जिहड़ी बॉडी है मूव कर रही है उहदे, ठीक है। यानी कि हम सपोज करो कुली है, कुली जो लगे चकदा है, ठीक है, तो एक्चुअली जिमें सपोज है कुली ने लगे चक्या होया है तो फोर्स है जिहड़ी वो डाउनवर्ड्स लग रही है बट वो मूवमेंट इस डायरैक्शन में, तो इस केस में जिहड़ा वर्क डन होगा वो जीरो होगा, ओके। उस तो बाद नैक्सट अपने को है एनर्जी। एनर्जी की होंदा है कि कितनी कैपेसिटी है कितनी क्षमता है काम करन दी उहनूं बोलदे एनर्जी, तो इहदा जिहड़ा ऐसा यूनिट हुंदा जूल्स दे विच, ठीक है। तो CGS सिस्टम दे विच इहनूं आपां अर्ग्स च बोलते हैं। उस तो बाद हुण जिहड़ी एनर्जी उहदी दो फॉर्म्स हुंदे काइनैटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। जिहड़ी काइनैटिक एनर्जी हुंदी है किसी बॉडी च उहदे मोशन दे करके हुंदी है तो किहदे कोल हुंदी है हाफ mv² दे, ओके, या फिर p²/2m। जिहड़ा p है ओके लीनियर मोमेंटम। अगर आप मोमेंटम नूं डबल कर दें काइनैटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाती है, ठीक है। काइनैटिक एनर्जी एयर की आप यूज़ करते हैं विंड मिल्स नूं चलाउण दे लई। काइनैटिक एनर्जी वाटर की यूज़ होंगी है वाटर मिल्स नूं घुमाउण दे लई। बुलेट नूं जदों गन च आपां ने फायर किया तो वह अपने टारगेट च क्यों पहुँच पाती है ड्यू टू काइनैटिक एनर्जी, ओके।
कोई बॉडी हॉरिजेंटल सर्किट च मूव कर रही है तो जी उसकी काइनैटिक एनर्जी होगी वो सेम होगी सारे पॉइंट्स से, बट अगर वो वर्टिकल सर्कल च मूव कर रही है तो काइनैटिक एनर्जी डिफरेंट होगी डिफरेंट पॉइंट्स से, यानी कि अगर एवें मूव कर रही है तो सेम होगी, अगर एवें मूव कर रहा है तो अलग होगी। ठीक है, वो तो बाद नैक्सट है पोटैंशियल एनर्जी। हुण पोटैंशियल एनर्जी जिहड़ी हुंदी है किसी बॉडी दी, वो हुंदी है उहदी पोजीशन दे करके, काइनैटिक एनर्जी मोशन करके सी, पोटैंशियल एनर्जी पोजीशन करके हुंदी है। ठीक है, हुण सपोज करो कोई बॉडी है उन्होंने आपां ने एच हाइट ते अबव चढ़ाता, जिवें सपोज ये सरफेस है बॉडी इत्थे पई है तो आपां उहनूं इत्थों चक के इत्थे लै गए। ठीक है, ये हैगी अपनी एच हाइट। सो जे बॉडी का मास एम है, ठीक है, सो इस केस दे विच जिहड़ी पोटैंशियल एनर्जी है कि जो आपां बॉडी नूं इत्थों तो इत्थे लैके गए, रेस करता आपां ने बॉडी नूं, तो उस केस दे विच जिहड़ी पोटैंशियल एनर्जी आऊगी वो कितनी आऊगी, mgh। ओके, हुण अगर कोई बॉडी है जिहड़ी वो नीचे की तरफ गिर रही है तो पोटैंशियल एनर्जी है जिहड़ी वो काइनैटिक एनर्जी दे विच चेंज हो जाती है। ठीक है, मतलब जो बॉडी किसी मैक्सीमम हाइट ते है तो इस केस दे विच ओहदी जिहड़ी पोटैंशियल एनर्जी है मैक्सीमम होगी, काइनैटिक एनर्जी जीरो होगी। बट जो बॉडी नीचे आके गिर जाती है उस केस दे विच ओहदी काइनैटिक एनर्जी मैक्सीमम होंदी है तो पोटैंशियल एनर्जी जीरो होंदी है। ओके, हुण वाटर डैम्स दे विच है वो काफ़ी हाइट ते खड़ा रहिंदा है डैम्स दे विच, तो वाटर दे विच की हुंदी है पोटैंशियल एनर्जी हुंदी है उस टाइम ते उहनूं आपां यूज़ करते हैं टरबाइनस नूं रन करन दे लई। ठीक है, जिहड़ी कंजरवेटिव फोर्स हुंदी है नॉन डिसिपेटिव फोर्स हुंदी है तो जिहड़ी नॉन कंजरवेटिव फोर्स हुंदी है डिसिपेटिव फोर्स हुंदी है। कंजरवेटिव दी एग्जांपल देखिए ग्रेविटेशनल होगी, इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, तो नॉन कंजरवेटिव फ्रिक्शनल फोर्स होगी, विस्कस फोर्स होगी। ओके, दैन नैक्सट है लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक ये कि एनर्जी नूं ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बस एक फॉर्म तो दूसरे फॉर्म च ट्रांसफर किया जा सकता है। अगर कोई सिस्टम आइसोलेटेड हो भी तुसी सारी एनर्जीज का सम देखोगे ना तो कॉन्सटेंट आऊगा हर वारी। हुण इहदे विच ना आ चीज़ इंपॉर्टेंट है। सो हुण ये टॉपिक दी आपां सब तो मेन चीज़ पढ़न जा रहे हैं जिहदे उपर पेपर च क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। हुण तुसी हीट इंजन की गल करो, हीट इंजन दे विच की है कि हीट प्रोवाइड करते हैं तो उहदे नाल जिहड़े इंजनस है वो घूमते हैं, यानी कि उन्हां विच मैकेनिकल एनर्जी आती है। ओके, सो ये इस केस च की हो रहा है, हीट इंजन के केस जी हीट एनर्जी वो मैकेनिकल एनर्जी च कन्वर्ट हो रही है। और तो बाद नैक्सट है इलैक्ट्रिक बल्ब। इलैक्ट्रिक बल्ब च की है कि तुसी इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई दिंदे हो तो बल्ब च लाइट चलती है, मतलब इलैक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है लाइट एनर्जी च। बर्निंग कॉयल दे विच कैमिकल एनर्जी चेंज हो रही है हीट एनर्जी दे विच। ठीक है, और तो बाद सोलर सैल है, सोलर सैल दे विच की हुंदा जिहड़ी सोलर एनर्जी है वो इलैक्ट्रिकल एनर्जी च कन्वर्ट हुंदी है। ओके, दैन सो सितार है, सितार दे विच की है तुसी उन्होंने प्ले करते हो ना हत्थां नाल, मतलब जिहड़ी मैकेनिकल एनर्जी है साउंड एनर्जी च कन्वर्ट हो रही है। माइक्रोफोन दे विच साउंड एनर्जी इलैक्ट्रिकल एनर्जी च चेंज हो रही है। ठीक है, यानी कि तुसी बोलते हो दैन किहदे विच कन्वर्ट होकर आती है अपने कोल इलैक्ट्रिकल एनर्जी च। दैन लाउड स्पीकर दे विच जिहड़ी इलैक्ट्रिकल एनर्जी हुंदी है वो कन्वर्ट हो जाती है साउंड एनर्जी च। बैटरी दे विच कैमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी च चेंज हुंदी है। इलैक्ट्रिक मोटर दे विच इलैक्ट्रिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी च कन्वर्ट हुंदी है। कैंडल दे विच जिहड़ी कैमिकल एनर्जी वो चेंज हुंदी है लाइट ते हीट एनर्जी च। ओके, सो हुण आपां पढ़दे हां ग्रेविटेशन। देखो 1686 दे विच एक साइंटिस्ट सी न्यूटन, उन्हें की कहा कि यूनीवर्स की हर चीज़ है जिहड़ी वो किसी हर दूसरी चीज़ नूं अट्रैक्ट कर दे एक फोर्स नाल, जिन्हों आपां की बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। ओके, ईवन दो ह्यूमनस है ना वो भी आपस दे विच एक दूजे नूं अट्रैक्ट करते हैं, उन्होंने उपर किहड़ी फोर्स लग रही हुंदी है, ग्रेविटेशन फोर्स। जिहड़ी भी चीज़ां आपां अपने अराउंड दिख रही ने सारियां चीज़ां एक दूजे नूं अट्रैक्ट कर रही ने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन नाल। ईवन अर्थ है जिहड़ी वो आपां नूं ते बाकी जिन्नियां भी चीज़ां ने उन्हां नूं अट्रैक्ट कर रही अपनी तरफ ग्रेविटेशन फोर्स दे नाल, ते आपां भी अर्थ नूं अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी और ग्रेविटेशन फोर्स दे नाल। ओके, सो जिहड़ी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अट्रैक्टिव है, वीकेस्ट फोर्स है। अगर आप देखिए तो किहदे कोल हुंदी है G/m/m/r। जिहड़ा G है वो ग्रेविटेशनल कॉन्सटेंट हुंदा है, m हुंदा है मास ऑफ जिहड़ी बिगर बॉडी है, फॉर एग्जांपल अर्थ, स्मॉल m हो गया मास ऑफ स्मॉलर बॉडी, तो r हो गया कि कितना डिस्टेंस है वो दो बॉडीज़ दे विच। ठीक है, और तो बाद जिहड़ा G है ना इहदी वैल्यू कितनी हुंदी है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो इहनूं आपां न्यूटन्स यूनीवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं, जिहड़ी आह चीज़ अपने कोल इत्थे मैंशन है। तो जिहड़ी G की वैल्यू है इनू जरूर याद रखियो। ठीक है, उस तो बाद ग्रेविटी की है वो फोर्स जिस नाल अर्थ अट्रैक्ट कर रही है बॉडी नू अपने सेंटर दी ओर।
ठीक है। एक्सेलरेशन जो ड्यू टू ग्रेविटी होंगे उस टाइम तो कितना होंगे G (A)=G(m)(E)r स्क्वायर। m(E) के मास ऑफ अर्थ, r(E) के रेडियस ऑफ अर्थ, तो जी वैल्यू है स्मॉल g की अर्थ के सरफेस से, ये याद रखनी है कितनी होंगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, और तो बाद देखो एक चीज़ की याद रखनी है तुसी कि जी वैल्यू है g की, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की अर्थ ते, वो अगर आप मून के नाल कंपेयर करिए कितनी होंगी है 1/6 होंगी है मून ते जिन्नी कि अर्थ ते है। और तो बाद नैक्सट देखो जो भी आप अर्थ के सरफेस तो उपर जाने तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो घटता है, जो भी आप अर्थ के सरफेस के अंदर जाने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उदों भी डिक्रीज होंगे तो जीरो हो जाता है अर्थ की सेंटर पर। ठीक है। और तो बाद नैक्सट है कि अगर अर्थ का रोटेशनल मोशन घटूगा तो जी जी की वैल्यू है वो इनक्रीज होगी। ठीक है। अगर आप इक्वेटर तो पोल की ओर जाने तो जोड़ा जी है वो वैल्यू इनक्रीज होंगी है। अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर दे अपनी एक्सिस से तो इक्वेटर से जी जी की वैल्यू इनक्रीज होगी। ठीक है। तो जोड़ा वेट होगा बॉडी का जी उत्थे पई है वो इनक्रीज हो जाऊगी। और तो बाद जी जी की वैल्यू होंगी मैक्सीमम होंगी अर्थ के सरफेस से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, उस तो बाद नैक्सट गल करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी इज़ दैट पॉइंट एट विच वोल वेट ऑफ ए बॉडी अपीयर्स टू एक्ट, जिथे पूरी बॉडी का वेट आपां लगे कि कित्थे अपीयर हो रहा है। ठीक है, कित्थे एक्ट कर रहा है, जो वेट है उन्होंने आप बोलांगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। वो किसी बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। ओके, और तो बाद नैक्सट है मास। हुण मास क्या होंगे कि किसी बॉडी के अंदर कितना मैटर है उन्होंने बोलते हैं मास, स्केलर क्वांटिटी, ऐसा यूनिट होंगे kg। ठीक है। तो नैक्सट है वेट। वेट क्या होंगे कि बॉडी है जी उपर कितनी फोर्स लग रही है जिदे नाल कि अर्थ की ओर अट्रैक्ट हो रही है। ठीक है। ये एक वैक्टर क्वांटिटी है तो न्यूटन ਇਹਦਾ SI यूनिट है, तो इन्होंने आप स्प्रिंग बैलेंस की हैल्प के नाल मैजर करते हैं। हुण देखो तुसी वेट ऑफ बॉडी नाल रिलेटेड ये चीज़ याद रखनी है कि सपोज करो अगर लिफ्ट है जी स्टेशनरी है या फिर यूनीफॉर्म स्पीड के नाल मूव कर रही है अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो बॉडी का जोड़ा एक्चुअल वेट है, जिमें बॉडी का एक्चुअल वेट एवं लग रहा है mg। ठीक है। वो कि इक्वल आऊगा जिन्ना बॉडी का अपेरेंट वेट है। ठीक है। हुण जी जी है वो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और तो बाद अगर लिफ्ट है जी सपोज आह लिफ्ट है ये ऊपर जा रही है एक्सेलरेशन ए दे नाल, पर जो बॉडी का वेट है वो नीचे लग रहा है। ठीक है। तो उस केस दे विच जिहड़ा अपेरेंट वेट आऊगा बॉडी का वो ज़्यादा होंगे ट्रू वेट तो। ठीक है। अगर लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है तो जो अपेरेंट वेट होंगे वो घट होंगे ट्रू वेट तो। अगर लिफ्ट की जी कोड ऑफ ब्रोक हो जाए तो बॉडी फ्री फॉल करे, उस सिचुएशन दे विच जिहड़ा वेट है बॉडी का लिफ्ट दे विच जीरो हो जाता है, यानी कि ऐ लगता है कि बॉडी दे विच वेट ही नहीं हैगा। ओके, और तो बाद नैक्सट आप गल करते हैं सैटेलाइट की। सैटेलाइट क्या होंगे कोई ऐसी हेवनली बॉडी जी कि प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, उन्होंने बोलते हैं सैटेलाइट, जिमें मून नैचुरल सैटेलाइट है अर्थ की। ठीक है। और तो बाद जी स्पीड है सैटेलाइट की वो सैटेलाइट के मास के उपर डिपेंड नहीं करती। कोई भी बॉडी जी सैटेलाइट के अंदर होगी वो वेटलैसनैस की सिचुएशन च होंगी है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जी दो तरह के होंगे, जिमें मून तो अर्थ की नैचुरल सैटेलाइट है, तो बाकी जी ह्यूमनस बनाते उन्होंने बोलते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो दो तरह की होंगी है, जियो स्टेशनरी, पोलर सैटेलाइट्स। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट केड़ी होंदी है जी कि अर्थ के अराउंड घूमती है 24 आवर्स के अंदर एक राउंड पूरा करती है। ठीक है। तो जी हाइट होंगी वो 36,000 किलोमीटर है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और तो बाद इसका यूज़ करने लिए आप करते हैं जिमें टीवी प्रोग्राम्स नूं टैलीकास्ट करना है। ठीक है। उहदे लई इहदा यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल है जिमें इनसैट 2B, इनसैट 2C। और तो बाद पोलर सैटेलाइट्स केड़ियां जिहड़े कि अर्थ के अराउंड घूमदियां ने पोलर ऑर्बिट्स से। ठीक है। जिन्हां दी हाइट जिहड़ी होंदी है 800 किलोमीटर्स, तो जो टाइम पीरियड होंदा है ये सैटेलाइट्स का 84 मिनट्स होंदा है। ठीक है। और तो बाद ये सैटेलाइट्स का यूज़ किया जाता है वैदर फॉरकास्टिंग के लिए, या फिर अपने अपर एटमोसफेयर रीजन नूं स्टडी करना है, मैपिंग के लिए, ये सब चीज़ों के विच इहदा यूज़ किया जाता है। ठीक है। और तो बाद जी PSLV सीरीज़ सैटेलाइट दी पोलर सैटेलाइट्स हैं इंडिया दियां। और तो बाद नैक्सट है एस्केप वेलोसिटी। हुण मिनीमम वेलोसिटी एक बॉडी नूं कितनी दित्ती जाए कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड तो बाहर चली जाए, उन्होंने आप बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। ठीक है। तो ये जी वैल्यू होंगी है याद रखनी है कितनी होंगी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और तो बाद देखो जी एस्केप वेलोसिटी है वो बॉडी के मास के उपर डिपेंड नहीं करती। जी वैल्यू होंगी है मून सरफेस से कितनी होंगी 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, हुण देखो जिमें सैटेलाइट्स नूं बाहर भेजना है अर्थ तो। ठीक है। तो
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਣ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਐਸਕੇਪ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੈਪਲਰਸ ਲਾਅ। ਕੈਪਲਰ ਲਾਅ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਲੈਨਟਸ ਆ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਸਨ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਐਲਿਪਟੀਕਲ ਔਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। तो जोड़े प्लैनेट्स हैं इस तरीके नाल रिवॉल्व कर रहे होंगे हैं सन के अराउंड, ठीक है। उस तो बाद जी स्पीड होंगी है प्लैनेट की जिते वो घूम रहा सन के अराउंड वो कॉन्सटेंट होंगी है। तो ये एक तुसी चीज़ ये याद रखनी है कि जो स्क्वायर होगा रेवोल्यूशन का कि किन्ने टाइम च कोई बॉडी है जी उन्हें पूरा चक्कर लगाया, ठीक है, सन के अराउंड, वह जो स्क्वायर है टाइम पीरियड का, अगर ये बॉडी एवें टाइम टी लैंदी है पूरा चक्कर लगाने सन के अराउंड, ठीक है। तो जो टी का स्क्वायर है वह कि इक्वल होगा क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस फ्रॉम सन, कि बॉडी का डिस्टेंस कितना है सन तो वो, जिमें सपोज इत्थे ए है, ठीक है, जी बॉडी उन्होंने टाइम टी लगता है सन के अराउंड घूमन के लिए, तो यदा डिस्टेंस ए है। तो जो इत्थे टी स्क्वायर होगा कि डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए क्यूब के। डायरैक्टली प्रोपोर्शनल मीनस अगर एक क्वांटिटी वधूगी दूजी भी वधूगी। सो नैक्सट हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। मैटर की होंदा कोई ऐसी चीज़ जिहड़ी कि ऑक्यूपाई करे स्पेस तो कुछ मास होवे उहनूं बोलदे आं आपां मैटर। हुण इहदे विच सब तो पहले इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी की है, जिवें हुण सपोज रबड़ है, रबड़ इलास्टिसिटी हुंदी है रबड़ दे विच। सो तुसीं जिन्नी मर्जी फोर्स लगाई जाओ, उहनूं जिन्ना मर्जी मचोड़ी जाओ, जिहड़ी रबड़ है अपनी पोजीशन ते वापस आ जाओ ना। सो आपां की कहांगे कि रबड़ दे विच प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी दी, ते यही डेफिनेशन है इलास्टिसिटी दी, ठीक है। एक चीज़ याद रखियो, स्टील ज़्यादा इलास्टिक हुंदा है रबड़ तो। उस तो बाद इलास्टिक लिमिट की है कि वो एक लिमिट एक्सटर्नल फोर्स एप्लाई करन दी जिहदे विच जिहड़ी इलास्टिसिटी है बॉडी दी वो मेनटेन रहे, उन्होंने बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। उस तो बाद प्लास्टिसिटी की होंदा है कि सपोज कोई तुसी बॉल लिती प्लास्टिक दी, अगर तुसी उन्होंने मचोड़ देने उवें रहिंदी है, वो ठीक नहीं ना होंदी। सो मतलब वो जिहड़ी प्रॉपर्टी है बॉडी दी कि वो अपनी जिहड़ी ओरिजिनल पोजीशन है उन्होंने रीगेन ना कर पावे, अगर वो तो जी फोर्स वो उपर लग रही है उन्होंने हटा भी दिता जाए तो उन्होंने की बोलते हैं आप प्लास्टिसिटी। जिमें पैराफिन वैक्स हो गया, पुट्टी होगी, ये सब की ने प्लास्टिक बॉडीज़ ने। उस तो बाद स्ट्रैस की है कि रीस्टोरिंग फोर्स कितनी लग रही है पर यूनिट एरिया ते बॉडी दे, ठीक है, उन्होंने बोलांगे स्ट्रैस। स्ट्रेन की होंदा है कि कितना लेंथ वॉल्यूम या शेप चेंज आया जदों कोई डीफॉर्मिंग फोर्स है जी किसी बॉडी ते अप्लाई हो रही है। सपोज करो कि कोई फोर्स किसी बॉडी ते अप्लाई हो जी लेंथ है वो वध गई, ठीक है, या वो ब्रैथ वध गई, हाइट वध गई या वॉल्यूम वध गया, सो की होगा स्ट्रेन। सो नैक्सट अपने को है हुक्स लॉ या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। देखो हुक्स लॉ की कहता है कि जो स्ट्रैस होंदा ना वो डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होंदा स्ट्रेन दे, या फिर इनू मैं लिख सकती हूँ जो स्ट्रैस है वो इक्वल होंदा ई इंटू स्ट्रेन, ठीक है। तो स्ट्रैस तो ई की वैल्यू क्या आ गई स्ट्रैस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। तो इनू ही आप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं, जो ई लिखा आपा ने। तो हुक्स लॉ क्या हो गया स्ट्रैस डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। उस तो बाद ठीक है हुण आप मकैनिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं फ्लूइड्स की। प्रैशर की होंदा कि फोर्स कितना लग रहा है पर्टिकुलर एरिया ते सरफेस दे, उन्होंने बोलते हैं प्रैशर। सो प्रैशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। इसका यूनिट होंदा न्यूटन पर मीटर, तो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अगर प्रैशर देखिए लिक्विड का कि होंदा एच रो जी, ठीक है, जी एच है हाइट है, रो डेंसिटी है लिक्विड की, तो जी की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी। उस तो बाद नैक्सट की है कि जो एटमोसफेरिक प्रैशर होंदा है वो किहदे इक्वल होंदा 760 टोल, ओके। एटमोसफेरिक प्रैशर जिमें जिमें हाइट वधदी है उमें एटमोसफेरिक प्रैशर है जो घटदा है, ठीक है। इसलिए माउंटेन्स से जाके कुक करना औखा होंदा है, तो कहते हैं कि फाउंटेन पैन नूं तुसीं एरोप्लेन च ना लैके जाओ, ओके। उस तो बाद जो एटमोसफेरिक प्रैशर होंदा उन्होंने आपां किहदे नाल मैजर करते हैं बैरोमीटर दे नाल, कि अगर बैरोमीटर दे विच स्लो राइज हो रहा है रीडिंग दे विच तो मतलब वैदर है जो क्लीयर होगा। अगर इकोदम बैरोमीटर की रीडिंग गिर जाती है मतलब स्ट्रॉम आने वाला है, ठीक है, तो हौली हौली वो गिर रहा है तो मतलब रेन होगी। उस तो बाद नैक्सट है डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी। जी डेंसिटी है सबसटांस जो कि होंदा कि कितना मास है डिवाइड बाय वॉल्यूम, ओके। डेंसिटी मैक्सीमम कितनी होंदी है वाटर की 4 डिग्री सैल्सीयस से। रिलेटिव डेंसिटी की होंदी है कि अगर आप किसी सबसटांस की डेंसिटी नूं मैजर करिए विद रिस्पैक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है 4 डिग्री सैल्सीयस से, तो अपने को रिलेटिव डेंसिटी आ जाओ। मतलब रिलेटिव मतलब क्या होंदा कंपेयर करना, कि आप इत्थे किसी सबसटांस की डेंसिटी नूं कंपेयर करते हैं वाटर की डेंसिटी नाल, जिन्नी वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सैल्सीयस से होंदी है। उस तो बाद जी रिलेटिव डेंसिटी उसका कोई यूनिट नहीं होंदा, ठीक है, क्योंकि डेंसिटी नाल डेंसिटी कट जाती है।
उस तो बाद नैक्सट रिलेटिव डेंसिटी नूं आपां किहदे नाल मैजर करते हैं हाइड्रोमीटर नाल। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखियो। हुण आइस है वो फ्लोट करदी है वाटर सरफेस ते, क्यों? क्योंकि उहदी जिहड़ी डेंसिटी वो घट है वाटर के सरफेस नालों, इसलिए फ्लोट कर रही है। ठीक है, उस तो बाद डेंसिटी ह्यूमन बॉडी की घट होंदी है वाटर नालों, बट डेंसिटी है जिहड़ी हैड दी ज़्यादा होंदी है वाटर नालों। अगर बॉडी की देखिए डेंसिटी घट होंदी है, हैड की ज़्यादा होंदी है। ओके, यही कारण है कि जो कोई बंदा स्विम करता तो डिसप्लेस करता वाटर नूं अपनी बॉडी ते लैग्स दे नाल। ठीक है, ताकि जिहड़ा टोटल वेट डिसप्लेस है वो इक्वल हो जाए कि वेट ऑफ वाटर कितना बॉडी दे, वेट ऑफ बॉडी कितना वाटर दे। सो यही कारण है कि जो कोई बंदा स्विम करता है तो वह डिसप्लेस करता वाटर नूं अपनी आर्म्स ते हैंड्स दे नाल। ठीक है, ताकि जिहड़ा वेट है डिसप्लेस वाटर का किहदे इक्वल आ जाए जिन्ना बॉडी का वेट है। अगर आइस फ्लोट कर रही है वाटर दे विच किसी वैसल च, अगर वो मैल्ट हो जाती है तो जिहड़ा लैवल है वाटर का वो चेंज नहीं होंदा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। ठीक है, उस तो बाद डेंसिटी है जिहड़ी सी वाटर की ज़्यादा होंदी है नॉर्मल वाटर नालों, इसलिए स्विम करना सी वाटर च ईजी होंदा है। उस तो बाद नैक्सट है पास्कल लॉ। पास्कल लॉ की कहता है कि जिहड़ा प्रैशर एग्जर्ट हो रहा है किसी भी पॉइंट ते लिक्विड दे, वो इक्वली ट्रांसमिट होगा सारी डायरैक्शन दे विच लिक्विड दे विच। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रैस, हाइड्रोलिक ब्रेक है जिहड़ियां इहदे उपर वर्क करदी हैं, ये चीज़ तुसीं याद रखनी है। सो नैक्सट है बायोंसी। हुण तुसीं देखिया होगा कि अगर तुसीं कोई भी चीज़ नूं पानी दे अंदर डबोण की कोशिश करदे हो तो वो चीज़ उपर आ जाती है। वो क्यों आती है? क्योंकि वाटर एक अपवर्ड फोर्स लगाता है जिन्होंने आपां की बोलते हैं बायोंट फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स। ओके, जिहड़ी बायोंट फोर्स हुंदी है डिपेंड करती है कि फ्लूइड की डेंसिटी कितनी है। अगर फ्लूइड की डेंसिटी ज़्यादा है तो ज़्यादा फोर्स लगूगी, फ्लूइड की डेंसिटी घट है तो घट लगूगी। बॉडी की डेंसिटी के नाल इहदा कोई लेना देना नहीं हुंदा। नैक्सट है आर्किमिड्स प्रिंसीपल। ये की कहता है कि जो कोई बॉडी पूरी या फिर थोड़ी जी लिक्विड दे विच इमर्स हुई होवे तो कुछ उहदा जिहड़ा वेट है वो लॉस हो जाता है। तो जिहड़ा वेट लॉस हुंदा किहदे इक्वल हुंदा कि कितना पानी वो बॉडी ने डिसप्लेस किया। हुण सपोज करो बकेट है, ये बकेट दे विच अगर तुसी कोई भी चीज़ सिट देने हो, सपोज तुसी मग नूं ही सिट देने हो तो की होगा, कुछ पानी है जिहड़ा वो बाहर आऊगा, एवें पानी बाहर गिर जूगा ना, तो ये पानी कितना बाहर गिरया वो किहदे इक्वल होगा कि कितना ये जिहड़ी बॉडी आपां उहदे अंदर सिट रहे हैं उहदे वेट च कितना लॉस आऊगा। ओके, सो लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या है कि वैन एवर a solid body is dipped into fluid, the fluid exerts force of buoyancy on it. If the force of buoyancy equals to weight of solid and the solid will remain in equilibrium, this is called flotation. ठीक है, so next ना ਆਪਾਂ देखते हैं Bernoulli's theorem। कहता when incompressible non-viscous fluid flow in streamed motion from one place to another, then at every point of its path total energy per unit volume, that is pressure energy, kinetic energy and potential energy remain constant. Suppose a pipe दे विच liquid flow कर रहा है, ठीक है, तो किसी भी पॉइंट ते अगर मैं देख ला तो उस टाइम ते जिहड़ी टोटल एनर्जी होगी लिक्विड दी वो किहदे इक्वल होगी, सम ऑफ प्रैशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ते पोटेंशियल एनर्जी दे। ओके, उस तो बाद किहड़ी चीज़ां बेस्ड है बर्नौलीज़ थ्योरम ते? वेंचुरीमीटर, पीटर ट्यूब, बंसन बर्नर, एटोमाइजर, फिल्टर पंप ते मैग्नस इफेक्ट। ओके, उस तो बाद नैक्सट है सिंपल हारमोनिक मोशन। सिंपल हारमोनिक मोशन की हुंदा है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है टू और फ्रो स्ट्रेट लाइन ते एक फिक्स पोजीशन दे अंदर तो उन्होंने बोलते हैं आपां कि वह सिंपल हारमोनिक मोशन है। तुसी पेंडुलम देखा होगा, पेंडुलम इस तरीके नाल मूव करता है, ठीक है, मतलब टू एंड फ्रो जा रहा है, एक फिक्स वो पोजीशन आ फिक्स हुई है तो ये अराउंड वो इस तरीके नाल घूम रहा, तो जो पेंडुलम होंदा सिंपल हारमोनिक मोशन च होंदा है। ओके, ए वाली होंदी है मीन पोजीशन, ए वाली होंदी है एक्सट्रीम पोजीशन। मीन पोजीशन ते कोई भी फोर्स पार्टिकल के उपर एक्ट नहीं करती, वेलोसिटी मैक्सीमम होंदी है, एक्सेलरेशन 0 होंदी है, यानी कि जो मीन पोजीशन ते पेंडुलम की काइनेटिक एनर्जी जी होंदी है मैक्सीमम होंदी है। अगर वो एक्सट्रीम पोजीशन ते थोड़ी हाइट ते चला गया तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सीमम होगी। ओके, उस तो बाद नैक्सट हम आप गल सो देखो वेव की होंदी है, वेव होंदी है डिस्टर्बेंस एक तरीके की, ठीक है, जिहदे नाल जिहड़ी एनर्जी होंदी है एक प्लेस तो दूसरी प्लेस मूव करती है। हुण ये दो टाइप की होंदी है, मैकेनिकल वेव ते इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव। जिहड़ी मैकेनिकल वेव होंदी है उन्हां नूं
ट्रांसफर होने दे लई एक मैटीरियल मीडियम की जरूरत होंदी है, चाहे वो सॉलिड होवे, चाहे लिक्विड होवे, चाहे गैस होवे। ओके, तो दो टाइप्स की होंदी है फर्दर, लॉन्गीट्यूडनल ते ट्रांसफर वेव्स। जिहड़ी लॉन्गीट्यूडनल वेव्स हैं, अगर पार्टिकल्स कोई मीडियम दे वाइब्रेट कर रहे ने वो डायरैक्शन दे विच जिस च वेव दी मोशन हो रही है, यानी कि अगर पार्टिकल्स हैं जिहड़े इस डायरैक्शन च एवें करके वाइब्रेट कर रहे हैं तो वेव इधर नूं मूव कर रही है, तो आप बोलांगे कि लॉन्गीट्यूडनल वेव है। ओके, जिमें कि स्प्रिंग वेव्स हो गई वो लॉन्गीट्यूडनल वेव होंदी है। उस तो बाद ट्रांसफर वेव केड़ी है कि अगर वेव की डायरैक्शन यही है तो जिहड़े पार्टिकल्स हैं वो एवें अप डाउन मूव कर रहे हैं, तो उन्होंने आप की बोलांगे कि ट्रांसफर वेव है। ओके, जिमें कि वेव्स वाटर के सरफेस से हो गई उन्होंने आप बोलते हैं ट्रांसफर वेव। और तो बाद नैक्सट है इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स। वो वेव जिन्हों कि किसी मटीरियल मीडियम की जरूरत ही नहीं है प्रोपोगेट होने के लिए, उन्होंने आप बोलते इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स, यानी कि वो वैक्यूम के विच भी ट्रैवल कर सकदियां ने। ओके, ये जी वेवलैंथ होंगी इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव की कितनी होंगी है 10⁻⁴ तो लैके 10⁻⁴ मीटर्स। कैथोड रेज, कैनाल रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज, ये सब इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स नहीं है। इन्हां दी एग्जाम्पल केड़ी आऊगी, लाइट ते हीट वेव। ठीक है, सो अगर तुहानूं कोई पूछे कि इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव दी एग्जाम्पल केड़ी वेव्स हैं, लाइट एंड हीट वेव। और तो बाद नैक्सट है साउंड वेव्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साउंड वेव है जिहड़ा वो लॉन्गीट्यूडनल मैकेनिकल वेव होंदी है। ठीक है, इहदी रेंज कितनी होंदी है 20 हर्ट्स तो लैके 20,000 हर्ट्स। ठीक है, ये जी वेव्स होंदियां ने साउंड वेव्स वो ऑडिबल होंदियां। ये जी वेव्स हैं ये सेंसिटिव होंदियां ह्यूमन ईयर नूं। ठीक है, लॉन्गीट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स जिन्हां दी फ्रीकुएंसी घट होंदी है 20 हर्ट्स तो उन्होंने आप बोलते हैं इंफ्रासोनिक वेव्स, तो जिन्हां दी फ्रीकुएंसी 20 हर्ट्स तो ज़्यादा होंदी है उन्होंने बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। ओके, हुण जिहड़ी इंफ्रासोनिक वेव्स है प्रोड्यूस होंदियां अर्थक्वेक, वोल्कैनिक इरप्शन, ओशन वेव्स के नाल या फिर एलीफेंट्स या वेल्स के द्वारा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जिहड़ी अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं उन्होंने ह्यूमन जिहड़ा ईयर है डिटैक्ट नहीं कर सकता, ईवन जिहड़ा ह्यूमन ईयर है इंफ्रासोनिक नूं भी डिटैक्ट नहीं कर सकता, बट कुछ क्रिएचर्स ने लाइक डॉग, कैट, बैट, मॉस्किटो ये इन्हां नूं डिटैक्ट कर पाते हैं। ईवन जिहड़े बैट होंदे वो अल्ट्रासोनिक वेव्स खुद जनरेट करते हैं। ओके, अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ किया जाता है सिग्नल्स नूं भेजण दे लई समुंदर के अंदर, अगर आपने डैप्थ देखनी है सी दी। ठीक है, या फिर आपने क्लीन करने हैं क्लोथ्स या मशीनरी पार्ट्स क्लॉक दे। ओके, सो ये सब चीज़ों के लिए अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ किया जाता है। और तो बाद नैक्सट है स्पीड ऑफ साउंड। ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। ये भी तुसीं की याद रखना है कि जी स्पीड ऑफ साउंड है मैक्सीमम होंदी है सॉलिड दे विच ते मिनीमम होंदी है गैसिस दे विच। ये चीज़ याद रखनी है, मतलब सॉलिड दे विच मैक्सीमम, उस तो बाद लिक्विड, उस तो बाद एंड च गैस। बस इस तुसीं ये चीज़ याद रखोगे। ओके, एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जी स्पीड ऑफ साउंड है इनक्रीज होंदी है अगर टैंपरेचर इनक्रीज होंदा है मीडियम दे नाल। स्पीड ऑफ साउंड ते प्रैशर का कोई भी लेना देना नहीं होंदा। ओके, उस तो बाद अगर साउंड एक मीडियम तो दूजे मीडियम च एंटर करती है तो जी स्पीड ते वेवलैंथ है वो चेंज होंदी है, बट जी फ्रीकुएंसी होंदी है वो अनचेंज रहिंदी है। ये फैक्ट्स कुछ इंपॉर्टेंट ने, इन्हों तुसीं याद रखना है। ओके, उस तो बाद हुण क्योंकि आपने पढ़िया कि जी स्पीड ऑफ साउंड है इनक्रीज होंदा जो टैंपरेचर इनक्रीज होंदा है, यानी कि ह्यूमिड एयर जिहदा टैंपरेचर ज़्यादा होंदा है ड्राई एयर नालों, उहदी जिहड़ी स्पीड ऑफ साउंड है उहदे विच वो ज़्यादा होगी। ओके, उस तो बाद नैक्सट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव्स। ठीक है, सब तो पहला कैरेक्टरिस्टिक अपने कोल किहड़ा है इंटेंसिटी। सो इंटेंसिटी होंदी है जिहड़ी साउंड दी वो की होंदी है कि कितनी एनर्जी है जिहड़ी वो पास हो रही है पर यूनिट एरिया ते अराउंड दैट पॉइंट। इंटेंसिटी का जिहड़ा ऐसा यूनिट होंदा है वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो यह इनवर्सली प्रपोर्शनल होंदी है टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सोर्स। हुण अगर आप देखिए इन्हूं लेमैन टर्म च समझिए तो इंटेंसिटी की होगी कि कितनी उच्ची आवाज़ कितनी इंटेंस है। ठीक है, सो उन्होंने बोलांगे इंटेंसिटी। और तो बाद नैक्सट है पिच। जिहड़ी पिच है ना वो आपां नूं हैल्प करता है कि आप एक शार्प वॉइस नूं किसी ग्रेव साउंड तो अलग कर पाइए। जिमें कि फीमेल वॉइस जिहड़ी हुंदी उहदी पिच ज़्यादा होंदी है मेल वॉइस नालों। ओके, और तो बाद नैक्सट है क्वालिटी। क्वालिटी वो कैरेक्टरिस्टिक है साउंड का जिहड़ा कि आपां नूं इनेबल करता है कि आपां दो सोर्सिस जिन्हां दी सेम इंटेंसिटी है ते पिच है
उन्हां दी आवाज़ दे विच डिफरेंस है जिहड़ा वो पता लगा पाइए। ओके, उस तो बाद नैक्सट है शॉक वेव्स। ਜਦੋਂ कोई बॉडी मूव करती है सुपरसोनिक स्पीड ਦੇ ਨਾਲ एयर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਵੇਵਸ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੌਕ ਵੇਵਸ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਵਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਈਵਨ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਪੇਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। स्पीड होंगी जी सुपरसोनिक वेव की उन्होंने आप मैच नंबर के मैजर करते हैं तो 1 मैच नंबर जोड़ा होंगे वो किदे इक्वल होंगे, वेलोसिटी ऑफ सोर्स डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है, ये इक्वल होंगे रेशो दे। अगर मैच नंबर 1 तो ज़्यादा है तो बॉडी को आप सुपरसोनिक बोलांगे, अगर मैच नंबर 5 तो ज़्यादा है तो आप हाइपरसोनिक बोलांगे, अगर मैच नंबर 1 तो घट है तो आप बोलांगे कि जी बॉडी है वो सबसोनिक स्पीड पर जा रही है। उस तो बाद नैक्सट है डॉपलर्स इफैक्ट। कहता अगर सोर्स ऑफ साउंड है जोड़ा मतलब जितों साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो जोड़ा उन्होंने ऑब्जर्व कर रहा है वो दोनों अगर मूव कर रहे हैं तो जी एपरेंट फ्रीकुएंसी होगी साउंड की जो कि ऑब्जर्वर को सुनाई दे रही है वो डिफरेंट होगी एक्चुअल साउंड जो कि ये द्वारा कोई भी इंस्ट्रूमेंट है वो द्वारा जी छड्डी जा रही है, तो इन्हों आप की बोलांगे डॉपलर्स इफैक्ट, ठीक है। अगर जोड़ा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिस चो साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो जोड़ा ऑब्जर्वर है उन्हां दे विच अगर डिस्टेंस है जिहड़ा घटूगा तो एपरेंट फ्रीकुएंसी इनक्रीज होगी, ठीक है। हुण जिहड़ा डॉपलर इफैक्ट है वो पुलिस द्वारा यूज़ किया जाता है व्हीकल की स्पीड नूं मैजर करन दे लई, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट है हीट। हीट की एक फॉर्म एनर्जी की जिहड़ी फ्लो करती है हॉट बॉडी टू कोल्डर बॉडी, क्योंकि उन्हां दोनों दे विच टैंपरेचर डिफरेंस हुंदा है। एक काइनेटिक एनर्जी दे करके हुंदी है मॉलीक्यूल्स दी। ओके, उस तो बाद यूनिट्स की ने कैलोरी, किलो कैलोरी या फिर जाउल। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जाउल्स। ओके, उस तो बाद टैंपरेचर। हुण टैंपरेचर आपां नूं की दसदा है कि कोई बॉडी कितनी गर्म है या ठंडी है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट जिहड़ा आपां यूज़ करते हैं कि किसी बॉडी का आपां टैंपरेचर मैजर कर सके उन्होंने आपां की बोलते हैं, थर्मोमीटर। ओके, तो जिहड़ा नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टैंपरेचर हुंदा कितना हुंदा 37 डिग्री सैल्सियस और 98.4 डिग्री फारेनहाइट। -40 डिग्री टैंपरेचर एक ऐसा टैंपरेचर होंदा है जिस च सैल्सियस ते फारेनहाइट थर्मोमीटर हैं जिहड़े वो सेम रीडिंग शो करते हैं। ये जिहड़ा रिलेशन गिवन है ये तुसीं याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है।